कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड एनी अपने कॉलेज के डॉर्मेट्री के बेड से नीचे उतर रही थी। लेकिन जैसे भी नीचे उतर के अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि वो तो बिल्कुल स्ट्रेंज जगह पर है। उसे समझ नहीं आता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तो अपने कॉलेज के डॉर्मेट्री में थी ना। तब उसे समझ में आता है कि वो गलती से उस नॉवल के अंदर एंटर कर चुकी है, जिस नॉवल को वो पिछली रात पढ़ रही थी। और वो सेकेंड फीमेल लीड बन चुकी है, जो कि एक विलन है। हीरो हु उसका बॉयफ्रेंड है। तभी उसके सामने उसका मस्त बंदा हु ऐसे आधा नंगू पुंगू आ जाता है, अपने खूबसूरत एब्स दिखाते हुए। एनी से देख कर के चौंक जाती है। हु से जो रियल एनी थी वो लड़ रही थी कि उसे ड्यूरियन खाना है और उसका बॉयफ्रेंड हो किसी लायक नहीं है। उसे याद आता है कि ये जो एनी है वो इतनी बुरी है, वो बहुत ही अमीर है। स्टिल उसे इस बात का पता नहीं था। उसने उसे अपना बॉयफ्रेंड तो बना लिया था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करती रहती थी। उसे बहुत ही सारा मेहनत करने के पीछे उसके पड़ी रहती थी। एट द एंड हो को जब उसकी मेमोरीज वापस आती हैं तो वो एनी को अच्छा खासा सबक सिखाता है और लास्ट में वो मारी जाती है। एनी को जब अपना फ्यूचर पता चलता है तो वो चौंक जाती है। वो यहाँ कहाँ से फंस गई। बट अब वो जानती थी कि जब तक वो ये टास्क कंप्लीट नहीं करती है, वो यहाँ से किसी हालत में नहीं निकल सकती थी। वो बहुत ही रिच सीईओ है। फिलहाल कंपनी बैंकरप्ट होने की वजह से वो गरीबों की ज़िंदगी जी रही है। जितना बुरा एनी ने वो के साथ किया था, पैसे के लिए उसे दूसरी वुमेन को सेल तक कर दिया था उसने, ये सब कुछ अब वो दोबारा कभी नहीं करना चाह रही थी। वरना उसे पता था कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब जब रियलिटी यहाँ पर हिट करता है, तब यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था खुद को बचाने की कोशिश करने के अलावा। फिलहाल की सिचुएशन को टालने के लिए वो बस हुआ को इतना कहती है, उसे ड्यूरियन नहीं खाना है। वो स्ट्रॉबेरी खाने का उसे मन कर रहा है, तो अगर उसे कुछ जॉब से लेकर के आना ही है तो वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी लेते आए। वो ये सुन कर के चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि एनी हमेशा ही उसे महंगी चीज़ें लाने के लिए बोला करती थी, और आज वो ड्यूरियन छोड़ करके उसे स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कह रही है। एनी इतना बदली बदली सी क्यों लग रही है। वो चुपचाप अपने काम के लिए निकल जाता है। शाम में एज यूजुअल वो एनी के लिए ड्यूरियन लेकर के आता है। उसे एनी घर पर नहीं दिखती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसे छोड़ करके तो नहीं चली गई। लेकिन फिर वो देखता है कि नहीं, वो तो सारे कपड़ों को वॉश कर रही थी, जिसमें हो के भी कपड़े इंक्लूडेड थे। उसे समझ नहीं आता है कि एनी तक के कपड़े वो वॉश किया करता था, तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा चेंजेज कैसे आ गया है एनी में। एनी घर के काम अच्छे से कर रही थी, वो यहाँ पर उसे ड्यूरियन ला करके देता है। एनी देखती है कि वो बहुत ही महंगा था, तो वो हो से कहती है, मैंने कहा था ना कि मुझे स्ट्रॉबेरी खाना है, तो फिर तुम ड्यूरियन क्यों लेकर के आए। वो सॉरी बोलते हुए वहाँ से अपने दूसरे काम के लिए निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो हर रोज़ की तरह हर दिन की कमाई आज भी एनी को दे देता है। एनी उसमें से कुछ पैसे हुओ को देते हुए कहती है, इन्हें तुम रख लो, ये तुम्हारे भी तो खर्चे के काम आएंगे। वो सोचता है कि ये तो पहली बार हो रहा है। इतने टाइम से वो एनी को डेट कर रहा है। एनी ने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। ऊपर से एनी हुओ को कहती है कि कल से हर रोज़ रात 10 बजे तक वो घर आ जाएगा, चाहे जो भी हो उसकी बात मान जाता है। एनी रात में कमरे में सोने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बहुत ही गर्मी लग रहा था। रात जैसे तैसे कटता है। अगली सुबह उसे टेस्टी खाने के स्मेल से नींद खुलती है। बाहर जाकर के देखती है तो वो ब्रेकफास्ट कुक कर रहा था। आज तक कभी एनी ने हुओ के बनाए गए ब्रेकफास्ट की बड़ाई नहीं की थी। आज वो उसके खाने की बहुत ही बड़ाई कर रही थी कि उसने बहुत ही टेस्टी फूड बनाया है। वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में होने लगता है। एनी इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है। पहले वो उसे कभी पैसे नहीं दिया करती थी, ना ही उसके खाने की काफ़ी बड़ाई करती थी। एनी अचानक से पूरी तरीके से बदल नहीं सकती थी। बीच बीच में उसे थोड़ा विलन वाला बिहेवियर करना पड़ता है। वो के जॉब पर जाने के बाद एनी सोचती है, उसमें भी तो थोड़ा टैलेंट है ही। वो एक आर्ट स्टूडेंट है और उसे अच्छे खासे स्केचिंग आती है, तो क्यों ना वो इस टैलेंट का इस्तेमाल करे। अपने स्केच बुक की सारी चीज़ों को लेकर के वो रोड साइड स्टॉल लगाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि कुछ और आसपास भी पेंटर्स बैठा करते थे। एनी भी वहीं पर स्टॉल लगाने लगती है। धीरे धीरे कुछ कस्टमर्स उसके शॉप पर आ भी रहे थे। तभी अचानक से वो वहाँ पर आ जाता है।
वह एनी के लिए लंच लेकर के आया हुआ था। एनी को यहाँ काम करते हुए देख करके कहने लगता है, वो यहाँ आखिरकार क्यों काम कर रही है। एनी कहती है हुओ के जाने के बाद तो वो घर पर बोर ही हुआ करती थी। इसी वजह से उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर अपने टैलेंट का थोड़ा इस्तेमाल कर ले और खुद के पैसे कमाए। वो टैलेंटेड तो है ही, इसी वजह से वो यहाँ पर अपना स्केचिंग करने के लिए आ गई थी। वो यहाँ पर एनी को लंच देता है और फिर चुपचाप अपने जॉब पर निकल जाता है। आसपास वाले लोग एनी को कह रहे थे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, ये लंच बॉक्स तो बहुत ही कॉस्टली है। लगता है कि वो अपना पूरा कमाई तुम्हारे ही लंच बॉक्स पर लगा दे रहा है। एनी जानती थी कि वो उसका फिक्र तो करता है, लेकिन फ्यूचर में वो जो करने वाला था वो भी वो अच्छे तरीके से जानती थी। इसी वजह से वो ना अपने थोड़े पैसे इस स्टोरी में कमा लेना चाहती है। रात में जब वो घर जाती है तो वो उसका वेट कर रहा था। इस बात पर वो उसे कहता है कि असल में उसे ड्राइंग करने जाने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई। तो एनी का कहना था कि देखो, अब घर में इकलौते तुम कमा रहे हो, थोड़ा सा मैं भी जॉब कर लूँगी, घर में पैसे आ जाएंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो उसके बात से एग्री करता है, लेकिन वो चाहता नहीं था कि एनी यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करे। वो बस चाहता था पैसे वो कमाए और एनी मस्त उन पैसों को उड़ाए। यहाँ पर वो को और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था जो कि कंपनी से रिलेटेड था। वो उनके बुक वगैरह को पढ़ रहा था, जिसे देख करके एनी समझ जाती है कि फाइनली यहाँ पर वो अब अपनी दुनिया में धीरे धीरे जाने का कोशिश कर रहा है। अगले दिन एक पिंक हेयर वाला पिंक ड्रेस में क्यों नाम का बंदा एनी से अपना स्केचिंग कराने के लिए आता है। हम भी बस देखते हैं कि असल में ये हो का भाई था। हो की आइडेंटिटी को जानता था और वो एनी को एक गोल्ड डिगर समझ रहा था। एनी को वो ड्राइंग करने के लिए कहता है। एनी कहती है कि काफ़ी लेट हो चुका है, वो कल उसकी ड्राइंग बन ना पाएगी। क्यों कहता है ठीक है तो फिर हम कल मिलते हैं, क्योंकि ड्राइंग तो मैं तुमसे बनवाऊँगा। मैंने देखा मुझे तुम्हारे स्केचिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो जानबूझ करके एनी के सामने अपने वॉच अपने पैसे को शो ऑफ कर रहा था। उसे साथ में बात करते हुए हो देखता है। वह एनी को लंच देने के लिए आया था और उसे थोड़ा सा जेलिसी होने लगता है। एनी यहाँ पर कौन से लड़के से बात कर रही है। एनी को नहीं पता था कि असल में हो यहाँ पर जेलस हो रहा है, लेकिन हो एनी से इस बारे में कुछ बोलता नहीं है। जब वो अकेले थोड़ी देर बैठा हुआ था तब वहाँ पर उसे एनी के पहले के किए गए ह्यूमिलिएशन सारे याद आ रहे थे। वो हमेशा उसे पैसे को लेकर के ताना मारा करती थी, लेकिन अब तो एनी काफ़ी बदल गई थी ना। वहीं दूसरी तरफ एनी घर पर क्यू के स्केच को बनाने का कोशिश करती है, लेकिन उसे पूरी तरीके से चीज़ें याद नहीं थी। फिर भी वो आधा अधूरा स्केच तो बना ही चुकी थी। तभी अचानक से बारिश में ऐसे पानी गिरने लगता है और वो यहाँ के सिक्योरिटी को ढूंढने के लिए जाती है। वो लोग अंदर गेम वेम खेल रहे थे तो एनी की बात को नहीं सुनते हैं। कोई उसका हेल्प करने के लिए नहीं आता है। कमरे में इस तरीके से पानी टपक रहा था तो एनी वापस अपने कमरे में चली जाती है। मौसम बहुत ख़राब था और ऐसे ख़राब मौसम से एनी को काफ़ी डर लगा करता था। तब तक वहाँ पर हो भी आ जाता है। उसे इस तरीके से ख़राब मौसम से एनी को डर लगता था, ये बात हो को नहीं पता था। हो भी हेल्प लेने का कोशिश करता है, लेकिन आज रात कोई हेल्प के लिए नहीं आने वाला था। एनी हो को खुद को हक करके सोने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था तो हो वैसा ही करता है। कमरे में वो लोग बकेट्स लगा लेते हैं ताकि पानी यहाँ पर जमा हो सके। और अगले दिन हो यहाँ पर एनी को होटल ले जा करके शिफ्ट कराने वाला था, ताकि वो उसके लिए नया घर ढूंढ सके और बरसात में उसे इस तरीके से नहीं रहना पड़े। एनी यहाँ पर रात में ऐसे बिजली चमकने की आवाज़ से डर करके हो को हक कर लेती है। तब जाकर के उसे थोड़ी नींद आती है। अगले सुबह हो यहाँ पर जा कर के एज यूजुअल एनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। एनी यहाँ पर हो के अच्छे खाने की खुशबू से जगती है। पूरी तरफ कमरे में से पानी भरा हुआ था। वो कहता है कि मैंने नया घर रेंट के लिए ढूंढ लिया है, हमें सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट करना है। एनी यहाँ पर हो का हेल्प करने के लिए तैयार थी। वो लोग शाम में शिफ्ट होने वाले थे। एनी भी अपने जॉब के लिए निकल जाती है। वही क्यों वापस आता है। वो देखता है एनी ने उसका पूरा स्केच तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ उसका वॉच ज़रूर अच्छे तरीके से बनाया है। तब उसे ऐसा लगने लगता है कि एनी सही में गोल्ड डिगर है और उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही इस तरीके से
पसंद आती है। बाकी एनी उसके पूरी ड्राइंग को पूरा करके उसे दे देती है। क्यों जानबूझ करके एनी को एक्स्ट्रा पैसा भेज देता है और बोलता है कि तुम्हारा ये ड्राइंग इतना वर्थ इट था इसलिए मैंने दिया। एनी उसे पैसे लौटाते हुए कहती है कि नहीं, जितने का ड्राइंग है मैं उतने ही पैसे लूँगी। इस चक्कर में वो दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। वो ये चीज़ देख लेता है और उसे फिर से जेलसी होने लगती है कि क्यों यहाँ पर वापस से एनी से मिलने के लिए क्यों आया था। एनी सोचती है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है। क्यों का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड था तो वो क्यों के नंबर को ब्लॉक कर देती है, ये सोचते हुए कि वो दोबारा क्यों से फ़ोन पर कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। वो यहाँ पर एनी को उससे बात करते हुए देख के वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर लेट नाइट काम कर रहा था। बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड्स वाइफ उनके लिए खाना लेकर के आई थी। वो एनी को मिस कर रहा था। तभी एनी हो को ढूंढते हुए आ जाती है क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गया था। हो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनी उसे ढूंढते हुए आएगी। वो उस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना रात के 10 बजे तक घर आ जाना है। फिर वो उसका पसीना पोंछती है और उसे केयर करते हुए घर लेकर के जाती है। वो के ड्रेसेस को अच्छे से संभाल करके रखती है और उसका वो लिटरली केयर कर रही थी, जिसे देख करके वो यहाँ पर सोच रहा होता है एनी सच में बदल गई है। वो लोग होटल के कमरे में स्टे किए हुए थे और वो सी थ्रू वॉशरूम था। एनी मस्त यहाँ पर वो के एप्स ताड़ रही होती है। आफ्टर दैट वो चुपचाप जब वो आने लगता है तो सोने के लिए चली जाती है। वो भी यहाँ पर आता है और वो शांति से उसे हक करके सो जाता है। अगले दिन वो एनी के शॉप पर जाता है तो एनी उसे एक फ़ोन देती है, कहती है तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती रहती थी और तुम अब से ये फ़ोन रखना ताकि हम साथ में कनेक्ट कर सकें। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकलता है तो क्यों उससे मिलता है। वो को कह रहा था कि भाई तुम्हारी बंदी एक गोल्ड डिगर है, मैंने एक दिन उससे ड्राइंग बनाई, देखो उसका नंबर मेरे पास है। वो कोई शो करने के लिए उसे उसका नंबर पर मैसेज करके दिखाता है, लेकिन एनी ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो उसे वार्न करता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है कि वो उसे बताने का कोशिश करता है कि वो उसका भाई है, लेकिन वो उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता है। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों से बात करता है, जिसके साथ कि वो मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया था। हालांकि कंपनी बहुत अच्छा तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो उस कंपनी में वापस लौटने का डिसाइड करता है क्योंकि वो एनी के लिए बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाना चाहता था। रात में जब वो घर जाता है तो वो जानबूझ कर के एनी से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बेड की दूसरी तरफ सोने के लिए चले जाता है। एनी को तो लगा था कि वो यहाँ पर आकर के उससे किस करेगा, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करता, सिर्फ उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा था। अगले दिन जब वो अपने शॉप पर जाती है तभी आसपास के कुछ लोग आकर के एनी का शॉप खराब करने का कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा कमा रही थी। तभी वो यहाँ पर आकर के एनी को प्रोटेक्ट करता है, उसे सपोर्ट करता है और आसपास के लोकल शॉपकीपर्स को डांट लगाता है। एनी मेरी बंदी है और उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर जाकर के रात में भी एनी बैठ कर के ड्राइंग कर रही थी। हुगो को पता था कि एनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो जाती है, इसी वजह से वह गर्म पानी लेकर के आता है एनी के पैर उसमें रखने के लिए ताकि वो रिलैक्स कर सके। एनी को सच में रिलैक्स तो फील होता है और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। वो एज यूजुअल बगल में जाता है सोने के लिए, तब एनी करवट बदल करके उसे हक कर लेती है। अगले कुछ दिनों में एनी ने कुछ पैसे सेव कर लिए थे। वो के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी बाई करके लेकर के जाती है उसे देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है तो पता चलता है कि हो के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है और उसके सर पर चोट वोट लगा है। पहले वाली एनी होती तो वो हो को ही जिम्मेदार ठहराती और उसका बिल्कुल भी केयर नहीं करती, लेकिन जो ये वाली एनी थी वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में लोगों को कॉल करने के लिए बोलती है और हो को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। पूरी रात हुआ यहाँ पर सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश ही रहा था और एनी उसका फिक्र कर रही थी। अगली सुबह जब हुओ को यहाँ पर थोड़ा सा होश आता है तब जाकर के एनी को चैन में चैन आता है। वह हुओ से कहती है कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आ रही है।
जैसे ही बाहर निकलती है, पास वाली पेशेंट उसे कहने लगती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत ही प्यार करती है, वो पूरी रात यहाँ पर तुम्हारा फिक्र कर रही थी। वो भी चौंक जाता है, ऐसा तो एनी ने कभी नहीं किया, भला अभी वो उसका इतना केयर क्यों कर रही है। तभी उसे उसकी कंपनी से मैसेज आता है, उसके दोस्तों ने जो प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया था वो यहाँ पर उसे उसका जो है पैसा वैसा थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिला था वो लोग उसे शेयर कर रहे थे। एनी यहाँ पर आती है हो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर के, तो वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है कि असल में ये जो हम नए स्टार्टअप पे काम कर रहे थे तो वहाँ पर मुझे कुछ पैसे वैसे मिले थे। एनी इस बात को लेकर थोड़ा खुश हो जाती है कि चलो वो यहाँ पर अब कंपनी की तरफ वापस लौट रहा है। वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छे घर में शिफ्ट कराना चाहता हूँ, भले ही हम वो घर रेंट पर ही ले। इधर हुओ का भाई क्यों भी हुओ को देखने के लिए आया हुआ था। उसे पता चला था कि उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो एनी उसे यहाँ पर देख लेती है और चौंक जाती है। क्यों यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं अपने भाई को देखने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर क्या कर रही है वो उससे जानने का कोशिश कर रहा था, साथ ही में उसे पटाने की भी कोशिश करते रहता है, लेकिन एनी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि अगर वो से ब्रेकअप कर ले तो वो उसे ये वॉच दे सकता है। एनी कहती है वो बॉयफ्रेंड है मेरा, थोड़े से पैसे के लिए भला मैं उससे ब्रेकअप क्यों ही करने जाऊँ। उसे नहीं पता था कि फ़िलहाल वो हुओ का भाई है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो एनी को उसके नए रेंटेड अपार्टमेंट में लेकर के जाता है। घर छोटा था लेकिन उनके हिसाब से काफ़ी खूबसूरत था। इधर दूसरी तरफ हम लोग हुओ के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि उसके डैड पर गुस्सा कर रहा था कि हुओ मेरा पोता है, उसे कैसे भी करके कंपनी में वापस लेकर के आओ। लेकिन यहाँ पर जो है उसके फादर का कहना था कि अगर खुद आना होगा उसे वापस आ जाएगा। उसके फादर हुओ को इस कंपनी में वापस नहीं लेकर के आना चाह रहे थे और वो अपने डैड का बात नहीं माना करते थे। इन सब के पीछे क्या रीज़न था वो हमें आगे पता चलेगा। हुओ को बिल्डिंग्स के मिरर साफ़ करते हुए, ये शीशे साफ़ करते हुए देख करके बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये वीडियो जहाँ पर एनी तक भी पहुँचती है उसे हुओ की सेफ्टी का काफ़ी कंसर्न फील हो रहा था। हुओ जब यहाँ पर आता है उस पर गुस्सा करने लगती है, मैंने कहा था कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने, तो फिर तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो। इस बात पर हुआ से कहता है कि वो ये सारे काम छोड़ चुका है, अब उसने प्रॉपर कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया है। एनी ये सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है। कल से वो अब नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए जाने वाला था, तो वो उसके लिए कोई नए ड्रेसेस ऑर्डर करने का सोचती है और वो के फेस पर क्रीम वगैरह अप्लाई कर रही थी, जिस वजह से दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। और यहाँ पर एनी के वापस आने के बाद ये इनका फर्स्ट किस था जो यहाँ पर दोनों इतने करीब हुए थे। एनी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा शाई तो वो फील कर रहा था। अगले दिन के लिए वो खुद को रेडी कर रहा था वहाँ जाने के लिए। यहीं दूसरी तरफ एनी को हम लोग देखते हैं, वो हुओ को रेडी वेडी करके ऑफिस भेजती है। उसके जाते ही यहाँ पर क्यों आ जाता है और वो उसे कह रही थी, वो उसे वापस से यहाँ पर हुओ से ब्रेकअप करने के लिए कह रहा होता है। यहाँ पर वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरे भाई की आइडेंटिटी के बारे में पता है। एनी उसकी बातों को घुमा फिरा करके वहाँ से वापस लौट आती है। लेट नाइट वो हुओ का इंतज़ार करते करते सो गई थी। हुओ यहाँ पर आता है तो वह एनी को जगाता नहीं है, फ्रेशन अप हो करके उसे हक करके सो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर हुओ को एनी की आदत होते जा रही थी और एनी को तो हुओ से कब का प्यार हो ही चुका था। हुओ के वापस ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर एनी के विंडो के नीचे उसे कुछ लिफाफे मिलते हैं। उन्हें खोल करके देखती है तो उसे उसके फेवरेट पेंटर का मिला था बिजनेस कार्ड। यहाँ पर क्यों उसे मैसेज करता है कि देखो अगर तुम हुओ से ब्रेकअप कर लो तो ये टीचर तुम्हें स्टडी करा सकते हैं पेंटिंग वगैरह। इस बात पर एनी जो है ये कहती है कि हाँ ठीक है मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी, लेकिन कम से कम मुझे 1 साल का वक्त चाहिए, क्योंकि एनी जानती थी कि आगे जो स्टोरी है वो 7-8 महीने में बदलने वाली है। तो क्यों उसकी बात मान जाता है। एनी यहाँ पर वापस से अपनी ड्राइंग में लग जाती है। वो टीचर ऑनलाइन उसे नई चीज़ें सिखा रहा था जिससे एनी की ड्राइंग और भी कहीं बेहतर हुई थी। लेट नाइट वापस से वो घर नहीं आता है,
वो उसे परेशान करने के लिए ढूंढने जा ही रही थी, तो कंपनी जाकर के पता चलता है कि वो मीटिंग में काफ़ी बिजी है। एनी को उसका फिक्र हो रहा था कि कहीं हो के साथ फिर तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन वो कंपनी में सेफ्टी के साथ काम कर रहा था। मन लगा करके मीटिंग्स वगैरह में वो था, जिससे कि उनका प्रोजेक्ट और जल्दी सक्सेसफुल हो चुके। वो उसे काम करते हुए देख करके खुश तो महसूस कर रही थी, लेकिन वो समझ जाती कि हुओ को जल्दी ही मेमोरीज वापस आने वाली हैं। मीटिंग ख़त्म होते ही हुओ को पता चलता है कि एनी उससे मिलने के लिए आई है। वो कंपनी में उसे ढूंढने के लिए जाता है। एनी हुओ को वेट करते करते वहीं सो गई थी, तो वो उसे जगाता नहीं है, बस प्यार से उसे देख रहा था। उसे प्यार से किस करने के लिए जाता है, तो एनी की नींद खुल जाती है। वहाँ से निकल करके दोनों घर की तरफ जाते हैं। अगली सुबह जब एनी की नींद खुलती है, तो वो तब भी हुओ को हग ही कर रही थी। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो हुओ से इतना क्लोज भला कैसे होते जा रही है। हुओ के भी जगने के बाद दोनों यहाँ पर थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। हर रोज़ की तरह हुआ यहाँ पर एनी के लिए खाना बनाता है। एनी उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए। अब तुम कंपनी वंपनी में काम कर रहे हो, पैसे वैसे तो अच्छे आ रहे हैं। वो रेडी वेडी करके ऑफिस भेजती है। फिर बाहर निकलती है तो एक लड़की के पीछे कुछ कार्ड्स पड़े हुए थे, वो उन्हें बचाती है। असल में कहानी की हीरोइन जीजी थी, लेकिन एनी को इस बारे में पता नहीं था। वो उन गार्ड्स से उसे प्रोटेक्ट करके लेकर के जाती है। जीजी ने अपने रियल रिलेशनशिप को छुपा करके रखा हुआ था। ये उसी के फैमिली के गार्ड्स थे, जो कि जीजी ब्लाइंड डेट से भाग रही थी, तो उसे पकड़ने के लिए गए हुए थे। जीजी एक नॉर्मल गर्ल बन करके एनी का हेल्प करती है। एनी से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रात में जब वो घर जाती है तो वो यहाँ पर आता है। वो अनजाने में उसे हक कर लेती है। वो को ऐसा लगता है कि एनी पर दूसरा परफ्यूम क्यों स्मेल कर रहा है। वो उसे बताती है कि मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई है। इधर दूसरी तरफ वो के ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो को अब उनका कंपनी संभालने के लिए आ जाना चाहिए। अगले दिन जो जीजी थी वो एनी को एक आर्ट एग्जीबिशन में चलने के लिए बोलती है। वो उसे बता देती है कि असल में वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। एनी को तब लगता है ओह, तो यही वो फीमेल लीड है जिसका कि कनेक्शन आगे चल करके हो से होने वाला था। वो यहाँ पर एनी के साथ आता है, जिसे देख करके जीजी उसे पहचान जाती है कि ये कौन है। लेकिन हुओ का बिहेवियर देख कर उसे लगता है कि शायद उसे मेमोरी लॉस हुआ होगा, तो वो यहाँ पर उनकी बातों को नहीं खोलती है। एग्जीबिशन देखने के बाद एनी घर लौटती है। हुओ को सारी बातें बताती है जो कुछ हुआ था। अब हुओ तो जीजी को नहीं पहचानता था कि वो भी उसी की तरह अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो उसे एनी का दोस्त ही समझ करके ट्रीट कर रहा था। धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। एनी हुओ की ड्राइंग्स वगैरह बनाया करती थी, और वो यहाँ पर एनी के लिए खाना वाना बनाया करता था। अगली सुबह जो हुओ की मॉम थी, वो हुओ की गर्लफ्रेंड एनी से मिलना चाह रही थी। एनी को वो बताता है, तो एनी सोचती है कि भले ही फीमेल लीड जीजी है, लेकिन जब तक वो हुओ के साथ रह रही है तब तक वो अच्छे से रह लेना चाहती थी। तो वो हुओ की मॉम से मिलने के लिए अग्री कर जाती है। अगले दिन वो लोग हुओ की मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। एनी से वो मिल करके बहुत ज़्यादा ही खुश थी। हुओ की माँ ने हुओ से उसकी असली सच्चाई छुपा करके रखी हुई थी। अब हुओ के मॉम के घर वो लोग रुके हुए थे, तो उन दोनों को एक बेड ही इसी तरीके से शेयर करना पड़ता है, लेकिन अब उन दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन वो लोग साथ में मिलके खाना वाना बना रहे थे। एनी तो निकल गई थी। यहाँ पर उसकी माँ जानना चाह रही थी कि हुओ अपनी असली फैमिली से किसी से मिला विला तो नहीं है ना, लेकिन हुओ उन्हें नहीं बताता है कि क्यों उससे आजकल मिल करके उसे परसू कर रहा है। घर पहुंच करके हुओ साफ़ सफाई में लग जाता है। तभी उनका पड़ोसी यहाँ पर आकर के एनी से कुछ बात करने लगता है। वो एनी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। एनी यहाँ पर उससे नॉर्मली बिहेव करती है और इस बात को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि शायद वो थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडली बिहेवियर का होगा, लेकिन उसके सामने वो उसका बॉयफ्रेंड है ये चीज़ वो ज़रूर दिखा देती है। वो थोड़ा जलस तो हो रहा था। एनी उसकी बात को समझते हुए कहती है, इसी वजह से तो मैंने उसे बोल दिया ना कि असल में वो
वो उसे प्यार करती है और उसके साथ है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। अगले दिन वापस से जो वो बदमाश फू था एनी के पीछे ही पड़ जाता है। उसे पटाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे महंगा सा नेकलेस वगैरह ला कर के दे रहा था, ये सोचते हुए नॉर्मल फैमिली से लड़की बिलोंग करती है, पैसा वैसा अगर देंगे तो वो पढ़ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एनी उसे रिजेक्ट करते हुए कमरे में चली जाती है और वो थोड़ा घबरा गई थी। हालांकि वो को ये बात नहीं बताती है। लेकिन जब अपना मीटिंग कंप्लीट करके वो घर आता है तब एनी को परेशान देख करके उससे पूछता है, तब वो उसे बताती है कि ये बगल वाले फ़ोन है, उसके साथ क्या किया। फ़िलहाल तो वो एनी को रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो सोती है ना, वो गुस्से में जाता है और फू की गंदी वाली पिटाई लगा देता है। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। एनी को पता चलता है तो वो जान गई थी कि वो हो को इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं निकाल सकती थी। इसी वजह से वो क्यों को कॉल करती है। क्यों यहाँ पर लॉयर को लेकर के आता है और हो को जेल से बाहर निकाला जाता है। हुगो को यहाँ पर पता चलता है कि क्यों ने उसका बेल करवाया है, तो वो अपनी माँ से इस बारे में पूछने के लिए जाता है। उसकी माँ कहती है, असल में हुगो का कहना सही है, तुम उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारे डैड ने अब तक किसी से शादी नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ग्रैंडफादर की वजह से हम दोनों एक नहीं हो पाए। तुम्हें जन्म देने के बाद मैं अकेले लेकर के रह रही हूँ। तुम्हारे डैड मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हुगो को इस बात का एहसास होता है कि वो असल में क्योंकि ये फैमिली से बिलोंग करता है। घर जाता है तो एनिया भी नहा करके आई हुई थी। वो से वो टॉवल मांग रही थी, वो उसे शर्माते हुए टॉवल देता है और फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इतने टाइम डेट करने के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे। अगली मॉर्निंग वो खुद सीधे क्यू से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि क्यू से कहता है कि मुझे जो जानते हो सब कुछ बताओ। क्यू से अपने साइड से सारी बातें बता देता है कि वो उनकी फैमिली से किस तरीके से बिलोंग करता है। वो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। पहले की तरह ही एनी के लिए उसका फेवरेट ड्यूरियन लेकर के जाता है। एनी उसे कहती है कि मुझे ड्यूरियन अब नहीं पसंद है। वो सोचता है कोई इंसान अचानक से कैसे बदल सकता है। एनी कहती है, मैंने ड्यूरियन इतना खा लिया है ना कि मेरा मन भर गया है। और अब वो पहली वाली एनी तो थी नहीं जो कि उसे ड्यूरियन पसंद है। इसी वजह से वो भी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वगैरह खाती है। वो को भरोसा दिलाती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। अगले दिन वो एनी को नया घर देखने के लिए लेकर के जाता है। वो एनी के नाम पर ये घर खरीद रहा था। कंपनी में अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। घर देखने के बाद वो लोग अभी लौट ही रहे होते कि अचानक से एक भारी सा गमला ऊपर से एनी पर गिरने वाला था। वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और इस चक्कर में उसके सर में काफ़ी ज़बरदस्त वाला चोट लग जाता है। पूरा एनी ये देख कर के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। इस सर पर चोट लगने की वजह से हो को अपनी सारी मेमोरी वापस मिल चुकी थी, लेकिन वो एनी को इस बारे में नहीं बताता है क्योंकि एनी का बिहेवियर बदल गया था और उसे एनी से प्यार हो गया था। ऐसी वजह से वो एनी के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन एनी उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है कि वो उसकी वजह से ऐसे इंजर्ड हुआ और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस बात पर वो उसे समझाता है कि देखो एनी, मैं इस तरीके से यहाँ पर कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। वो एनी को कन्विंस कर लेता है उसे अपने साथ रहने देने के लिए। एनी को तो कोई आइडिया ही नहीं था वो को उसकी सारी मेमोरी वापस आ चुकी है। एनी उसे अलाउ कर देती है। अगले दिन उसकी फ्रेंड जीजी उसे कॉल करती है और वो उसे एक प्रोजेक्ट का मतलब नई पेंटिंग वगैरह का ऑर्डर दिलवा रही थी, जिस वजह से कि एनी बहुत ही खुश हो जाती है और वो को गुड न्यूज़ देने लगती है। अगला जो वो पेंटिंग बनाने वाली थी वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला था क्योंकि वो काफ़ी महंगे दामों में बिकने वाला था। अगले दिन होग ग्रैंडफादर अपने बेटे का बहुत ही दिमाग ख़राब करते हैं जाकर के हो से मिल करके आने के लिए। तो एट द एंड उसके डैड को हो की कंपनी जाना ही पड़ता है। ग्रैंडफादर वगैरह भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो लोग हो का कंपनी वापस आने के लिए बोल रहे थे। हो उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है, वो कंपनी वापस आएगा ज़रूर, लेकिन कंपनी वो अपनी शर्तों के हिसाब से चलाएगा और उसे एनी को उसकी लाइफ से कोई भी निकलने के लिए नहीं बोलेगा। एनी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत ही
प्यार करता है। उसकी फैमिली को हुओ की शर्तों को मानना पड़ता है क्योंकि हुओ असल में बहुत ही टैलेंटेड था। ये बात उसके ग्रैंडफादर को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। एनी यहाँ पर हुओ से मिलने के लिए आती है तो वो हुओ के ग्रैंडफादर को कंपनी से जाते हुए देखती है। उसे ऐसा लगता है कि क्या हुओ को उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, क्या ग्रैंडफादर इसी वजह से उससे मिलने के लिए आए हुए थे। लेकिन वो हुओ से इस बारे में पूछती नहीं है। वो बस हुओ को परखना चाह रही थी और हुओ तो पहले की तरह ही उससे बिहेव कर रहा था, पहले की तरह ही उससे प्यार जता रहा था। फाइनली इतने साल बाद हिम्मत करके हुओ की डैड अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, इतने साल मुझ में हिम्मत ही नहीं थी अपने डैड के ख़िलाफ़ जाने की, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो वो उन्हें कन्विंस कर लेते हैं घर वापस जाने के लिए। इधर जीजी उसे बताती है कि इस समय तुम्हें तो पता ही होगा कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही थी वो उसे शादी करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि एनी और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो भी अपनी शर्तों के हिसाब से एनी से यहाँ पर रिलेशनशिप रख रहा था। अपनी फैमिली वालों को तो उसने पहले ही बता दिया था। लेकिन एक दिन ग्रैंडफादर मिलने के लिए आते हैं और एनी को डरा धमका करके पैसे का ऑफ़र दे करके हुओ के लाइफ से निकल जाने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि तुम हमारे लिए किसी फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं हो और तुम यहाँ पर जो है सिर्फ मेरे पोते के लिए मुसीबत ही बनोगी। बेहतर होगा कि तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा कर के हम यहाँ से निकालें, तुम पैसे लेकर के निकल जाओ। एनी यहाँ पर बहुत ही सैड हो जाती है, लेकिन ये बात जीजी को पता थी और जा कर के वो हुओ को बता देती है। तुम्हारी फैमिली देखो एनी के साथ कैसा बिहेव कर रही है और ये बात मुझे पहले से पता है। तुम्हारी फैमिली वालों ने मुझे ज़बरदस्ती तुमसे मिलने के लिए भेजा है। ये बात पता चलते ही हुओ एनी से मिलने के लिए जाता है। एनी उसे वापस से ब्रेकअप करने के लिए कहती है तो वो कहता है आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रखा हुआ था, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैं जानता था कि तुम जैसे ही मेरे बारे में जानोगी मुझे छोड़ करके चली जाओगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से कभी खोना नहीं चाहता था। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है और कहता है मैंने वार्न किया था ना, मेरे और एनी के बीच कोई नहीं आना चाहिए। आपने पहले मेरे माँ बाप को अलग किया और अपने फ़ायदे के लिए आप मेरे प्यार को मुझसे अलग कर रहे हो। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाऊँगा। अब उनका बेटा भी घर छोड़ करके जा रहा था और उनका पोता भी, तो एट द एंड हो के ग्रैंडफादर को झुकना पड़ता है। कहानी के एंडिंग में हो एनी को पूरे दिल से अपनाता है और उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। एनी उसे हाँ कहती है और वो दोनों यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।